हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 2 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट दी एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। और आज का जो एनालिसिस है थोड़ा लेंदी होगा। रीजन बीइंग क्योंकि आज बजट आया था, कल बजट आया था। और बजट के हमें कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी करेंगे। बाकी अपन धीरे धीरे बजट को कंप्लीट करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर मैंने ही पूरा बजट पढ़ लिया। बजट बहुत लेंदी होता है और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं कि तुम्हारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। बट हाँ, आज अपन 50 to 60% ऑफ दी बजट आज अपन कंप्लीट करेंगे। कुछ इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में समझेंगे है क्या। चलो, तो जो मीडिया है, मीडिया ने देखा जाए तो इस बजट को मीडियम वेव की तरह देख के चला है। मीडियम वेव की तरह उन्होंने मतलब ये बताया कि ये ठीक ठाक है। इट्स गुड, इट्स नॉट दैट गुड, इट्स नॉट दैट बैड। ये चीज करके चले हैं वो लोग। और अब क्या क्या हुआ, सबसे पहली बात उन्होंने बोला फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर। सो व्हाट दे हैव सेड इट, व्हाट दे हैव डन इज कि पोस्ट ऑफिस में आप अपना बैंक कभी खुलवाते हैं, अकाउंट खुलवाया अपने पोस्ट ऑफिस में, अकाउंट खुलता है, आपका सेविंग अकाउंट खुलता है। तो अब डायरेक्टली क्या होगा, बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। इफ एनी वन वॉन्ट money directly from the post office, so he can get the money from the post office. So क्या हो गया अब कि पहले पोस्ट ऑफिस जो है अब वो बैंकिंग सेक्टर की तरह काम करेगा। जैसे बैंक काम करता है ना, जैसे आप बैंक में पैसा जमा किया, आपको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग सेविंग का इंटरेस्ट अलग, करेंट का 0% इंटरेस्ट। फिर उसके बाद आपको अगर पैसा चाहिए तो उतना पैसा निकाल सकते हो, लिमिट लगी रहेगी। तो सेम गोज विद दी अब पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस बैंकिंग में, पोस्ट ऑफिस में भी अब बैंकिंग फंक्शन लग जाएगा। सेकेंड जो पॉइंट हुआ, इट्स अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेसिफिकली फ्रॉम द रेलवेज। तो रेलवेज को लेकर 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड बजट स्पीच में निर्मला सीतारमन ने यह बोला कि फॉर द नेक्स्ट 3 years वी विल बिल्ड अराउंड 400 वंदे भारत ट्रेन। ठीक है। डिजिटल करेंसी को लेकर उन्होंने खुद बोला है कि बाय द एंड ऑफ by the end of fiscal year of 2022-2023 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद की अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा। ठीक है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका 2023 का जो एंडिंग होगा फिजिकल ईयर, मतलब 1 साल बाद, एटलीस्ट हम लोगों को अपनी क्रिप्टो करेंसी, इंडिया की खुद की क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बजट में सबसे बड़ी चीज रही वो था कैपेक्स से रिलेटेड। सो कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी होता क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबसे बड़ा लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें उसको उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए हम कितना पैसा लगा रहे हैं और हम लोग कितना कैपिटल एक्वायर करेंगे, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम लोग बहुत बोल रहे थे ना, हम लोग जब भी बजट प्रेजेंट कर रहे, लास्ट ईयर बजट प्रेजेंट हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर बजट प्रेजेंट हुआ था, हम लोग बोल रहे थे कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी को बेच रही है प्राइवेट सेक्टर्स में। गवर्नमेंट एक्वायर करनी चाहिए बल्कि प्रॉपर्टीज। तो अब उसी चीज को लेकर गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, हम लोग नए नए प्रॉपर्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने वाले हैं, एक्वायर करने वाले हैं। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल है हमारा, जैसे कि आपके घर में, आपका जो घर है वो कैपिटल है, आपके फादर का कैपिटल है, आपकी मदर का कैपिटल है वो। ठीक है। उन्होंने कोई जमीन खरीद रखी होगी तो वो उनका कैपिटल है। सो वही चीज बताएगी कि गवर्नमेंट भी अब कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी एंड इट विल बी अमाउंटेड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, इट्स अराउंड 7.5 लाख करोड़ रुपीस। ओके, ये चीज बताई गई। और अगर हम कंपेयर करें इसको लास्ट ईयर के कैपेक्स एक्सपेंडिचर से, तो 35% का इंक्रीमेंट हुआ है। लास्ट ईयर अराउंड 5.5 था, अब 7.5 है, तो एक अच्छी चीज हुई है। एक चीज और, फाइनेंस मिनिस्टर मूव्स टैक्स ऑन वर्चुअल एसेट्स। उन्होंने बोला है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है और अगर वो ट्रांजेक्शन करता है, जैसे कि मान के चलो इफ आई एम ट्रांसफरिंग अ क्रिप्टो करेंसी अमाउंटिंग ऑफ 100 रुपीज, तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा और देयर विल बी नो डिडक्शन। अब डिडक्शन का मतलब होता है, डिडक्शन का मतलब जैसे कि मान के चलो आपकी इनकम है 1000 रुपीज, है ना, आपकी ग्रॉस इनकम जो है 1000 रुपीज है। अब उस 1000 रुपीज में से आप 200 रुपए चैरिटी करते हो, डोनेट करते हो, तो अब डिडक्शन कितने का हो गया, 200 रुपए का डिडक्शन हुआ। और आपका इनकम टैक्स कितने पे लगेगा, 800 रुपए पे लगेगा, ना कि 1000 रुपए पे। तो वही चीज बताया कि गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेड करते हो,
अगर आप बाय करते हो या सेल करते हो, स्पेसिफिकली सेल की पर्सपेक्टिव से बोला है उन्होंने, अगर आप सेल करते हो तो जो प्रॉफिट अर्न हुआ उसका आपको 30% देना पड़ेगा, एंड देयर विल बी नो डिडक्शन। चाहे आप चैरिटी कर रहे हो चाहे कुछ भी हो, नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं होने वाला, 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये तो हो चुका है फिक्स्ड। फिर तो अराउंड 90 मिनट की बजट स्पीच थी, एंड उन्होंने जो बजट दी, उन्होंने बजट में ये बताया गया कि इंडिया जो है वो अभी 25 ईयर्स के मिशन को देखते हुए बनाया गया है, मतलब टू 2047 के मिशन को देखते हुए बनाया गया है, जब इंडिया के 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के। ठीक है, तो वही बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। उन्होंने बोला कि सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो सर्विस सेक्टर में हम लोगों ने काम किया है। उन्होंने बोला है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, अब ये है क्या, देखो समझने को अपन आगे भी समझ सकते हैं, लेकिन समझ लो यहां पर इमरजेंसी लाइन क्रेडिट गारंटी स्कीम इज समथिंग जो कि कोविड के समय आया था। हुआ क्या, कोविड के समय जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, उन पे सबसे इंपैक्ट पड़ा। अब उनको बिजनेस फिर से सेटअप करने के लिए या बिजनेस को बूस्टअप लाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब वो पैसा कौन देगा, बैंक अगर देता है तो बैंक इंटरेस्ट लगाता है, तो बैंक ही देगा, तो बैंक क्या करता है, बैंक ही देगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला देखो हम आपको पैसा देंगे और वो पैसा उन लोगों के लिए लिमिटेड रहेगा और विदाउट एनी कोलेटरल एंड इंटरेस्ट फ्री आप लोन देंगे फॉर दी एमएसएमईज जो, और एलिजिबल कैंडिडेट्स अगर हम बात करें तो जिसका एनुअल प्रॉफिट 50 करोड़ रुपीस हो या फिर एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर हो, तब जाके आप इस स्कीम के अंडर आप लोन ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बताई है। उसने बोला है कि अगर ये चीज हम लोगों ने एक्सीडीसी से करी है, क्योंकि इससे जॉब क्रिएशन पे बात आएगी, लोग एमएसएमई में जब बूस्टअप होगा तो लोगों की जॉब्स लग जाएंगी। तो लास्ट ईयर इट्स 4.5 लाख करोड़, लेकिन उसको एक्सीड करके इन दिस बजट 5 लाख करोड़ रुपीस कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है उसमें हम लोगों ने 14 सेक्टर्स को जोड़ा है, एंड दैट विल क्रिएट अराउंड 60 लाख न्यू जॉब्स इन द अपकमिंग 5 years। मूविंग फॉरदर, उन्होंने एक चीज और बोली है, एंड दैट अबाउट दी के जो बॉर्डर एरिया है, उन बॉर्डर सॉरी अब बॉर्डर एरिया बाद में डिस्कस करेंगे। पहले उन्होंने ये चीज बताई गई कि विलेजेस हो गया या फिर सेमी अर्बन एरियाज हो गए, उन पे हम लोग अच्छे तरीके से डिजिटल कनेक्टिविटी लेके आएंगे, इस पे बात हुई है। एंड उन्होंने एक चीज और बोली है कि स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट वो लोन ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एंड 1 लाख करोड़ रुपए का मैक्सिमम, एंड फॉर द 50 years, एंड 50 years से कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब वो पैसा वो लोग स्पेसिफिकली स्पेंड करेंगे उन्हीं स्कीम्स में जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, जैसे कि आपका गति प्रोग्राम हो गया, गति शक्ति प्रोग्राम हो गया, आपका डिजिटलाइजेशन हो गया, अर्बन रिफॉर्म्स हो गया, उनमें आप इन्वेस्ट करोगे अगर लोन लेते हो तो। मूविंग फर्दर, सो निर्मला सीतारमन has said कि by the end of this financial year 2023 हम लोग 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन कर देंगे। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में यूज किया जाता है ये टर्म, एंड इट्स अ वायरलेस कनेक्टिविटी। आप फोन पे बात करते हो, है ना, हमने फोन पे बात करी तो इट्स वायरलेस। अगर आप यहां बैठ के अगर आप केरला के किसी लड़के से या लड़की से बात कर सकते हो, सो बिकॉज ऑफ द स्पेक्ट्रम, सो इट्स अ वायरलेस टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया में गवर्नमेंट कंट्रोल में आती है, एंड उसको ट्राई रेगुलेट करता है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम लोग 5G जो है वो लॉन्च हो जाएगा, एंड इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 5G का ऑक्शन करेंगे टू दी प्राइवेट एंटिटीज, ये चीज बोली गई। फिर जब अपोजिशन ने ये भी बोला कि भाई आप गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहे हो, BSNL की तो कुछ करो, BSNL भी तो है, तो उन्होंने बोला है खुद कि हमने BSNL को अराउंड 44,000 करोड़ रुपीस बोला है, और BSNL को हम लोग 4G बनाएंगे। अच्छा, BSNL अभी 4G भी हुआ भी नहीं, 4G बनाएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे। मूविंग फर्दर, अच्छा जो टैक्सेशन, अच्छा अब ये देखना कि अब बहुत सारी पेजेस जो है ना वो उस पे आएगा, एग्रीकल्चर पे आएगा, टैक्सेशन पे आएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएगा। तो सबसे पहला पेज है टैक्सेशन को लेकर। तो देखा जाए तो टैक्सेशन को लेकर कोई चेंजेस नहीं हुए, इनकम स्लैब वही है, वैसे के सेम टू सेम है। हाँ, कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं जो खुद ऑथर ने यहाँ पर बताया, यहाँ पर एनालिसिस किया गया
कि देखा जाए तो लास्ट, अगर हम 10 साल की बात करें, तो पहले कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा मिलता था, इनकम टैक्स कम मिलता था, है ना? लेकिन अब कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स एट एट द सेम लेवल, उतना ही इनकम टैक्स आता है और उतना ही कॉर्पोरेट टैक्स आता है। ये चीज बताइए, देखो यहाँ पर जैसे डेटा दिया गया, पहले कॉर्पोरेट टैक्स अगर हम बात करें लास्ट 10 ईयर्स में कितना ज्यादा आता था, है ना? 10-30% कॉर्पोरेट टैक्स था, फिर वो 20% आ गया। लेकिन अब फाइनली हम लोग देखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस भी हुआ है और इनकम टैक्स उसी लेवल पर है। एंड बोथ लेवल अराउंड 20-25% जो है, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मूविंग फर्दर, बाकी टैक्सेशन में कोई चेंजेस नहीं है। इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, लेट्स सी। सो अब गवर्नमेंट ने बजट में बताया, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बताया, स्पीच में बोला कि हमने क्या किया, हमने बहुत सारे बजट में प्रपोज, तो हमने बहुत सारी चीजें करी कि भाई कंपनी स्टैब्लिश हो सकती है इतने अच्छे तरीके से। हम लोग पहले 2 साल लगते थे, अब 6 महीने लगेंगे या 3 महीने लगेंगे कंपनी को स्टैब्लिश करने में। लेकिन वाइंडिंग अप जब होती है कंपनी की, उसका हमने स्पीडी प्रोसेस हमने नहीं बनाया। मतलब वाइंडिंग अप का मतलब, जैसे कि मान के चलो कि कंपनी लॉस में जा रही है या इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो उसको वाइंड अप करना पड़ेगा। जो क्रेडिटर्स है उनको पैसा देना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जो आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक्स हो गए जैसे, है ना? जैसे कि मान के चलो अंबानी है, नहीं अंबानी का नाम नहीं लेते हैं, या कोई बिल्डर है। अब उस बिल्डर ने अराउंड 15,000 करोड़ रुपए का उसने कंपनी खोली, बिल्डिंग कंपनी खोली, रियल एस्टेट कंपनी खोली उसने, और उसने 15,000 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट में लगा दिए। ठीक है, उसकी कंपनी है, अब उसने एक प्रोजेक्ट में लगाया, अब वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, डूब गया। तो उसने अराउंड 8,000 करोड़ रुपए लोन ले रखा था। फिर उसके बाद आपका जो है क्या बोलते हैं, आपका जो लोग हैं, लोगों ने उस पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट किया था, तो अराउंड मान के चलो 3-4 हजार करोड़ रुपए आम जनता का लगा हुआ था। अब होगा क्या, बैंक कंपनी तो इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसका ऑक्शन करेगी, कंपनी का ऑक्शन करेगी, कंपनी की जितने भी एसेट्स हैं उनका ऑक्शन करेगी, बेचेगी, जिससे जो क्रेडिटर्स हैं, मतलब बैंक्स और प्राइवेट जो पब्लिक थी, उनका पैसा वापस हो सके। ठीक है, तो अब जो ऑक्शन होता है, उसी को बोलते हैं, कंपनी के एसेट्स का ऑक्शन होना, कंपनी के शेयर्स का ऑक्शन होना, उसको हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग अप। ठीक है, तो उसके लिए यूनियन बजट में उन्होंने बोला है कि हम लोग सी पेस स्टैब्लिश करने वाले हैं। एंड सी पेस स्टैंड फॉर सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। ठीक है, तो इट्स अबाउट दी कि हम लोग स्पीडी, एक स्पीडी प्रोसीजर्स बनाएंगे, स्पीडी प्रोसेस बनाएंगे ऑफ बाय द सी पेस, जिससे कंपनीज जो है वाइंड अप हो पाएंगी। पहले जो 2 साल लगते थे उसको हमने रिड्यूस करके अब 6 मंथ्स कर दिया जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन द इकोनॉमिक पेज, तो डिफेंस के पर्सपेक्टिव देखा जाए, तो डिफेंस में इस बार जो बजट एलोकेट किया गया, इट्स अराउंड 5.25 लाख करोड़ रुपीस। सो अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के बजट एस्टिमेट से, तो इट्स 9.8% हाइयर। बट बाद में फिर रिवाइज किया गया था। अब एक होता है बजट एस्टिमेट, फिर एक होता है रिवाइज एस्टिमेट। बजट में तो बोल दिया कि हम लोग 1,000 रुपए खर्च करने वाले हैं, लेकिन एट द मिड ईयर जरूरत, ऐसा लगता है कि भाई उस सेक्टर में ज्यादा जरूरत है देने की। जैसे कि मनरेगा, अब मनरेगा में क्या था भाई, बजट में तो लास्ट ईयर बजट में मनरेगा में बोला था कि हम लोग 17,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे मनरेगा में, लेकिन डिमांड बढ़ने लगी सेकेंड वेव में, बहुत डिमांड बढ़ने लगी काम की, वही स्पेसिफिकली नहीं मनरेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को रिवाइज करना पड़ा अपना एस्टिमेट, और जो पहले 17,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात करी थी गवर्नमेंट, उसको 90,000 करोड़ रुपए कर दिया, मतलब 20,000 करोड़ बढ़ा दिया। तो वही चीज डिफेंस में हुई थी कि डिफेंस में एस्टिमेशन तो कम था, है ना, बट इन द मिड ईयर उसके बजट को एक्सीड कर दिया। तो बताया गया कि हाँ, अगर हम रिवाइज एस्टिमेट की बात करें ना, तो रिवाइज एस्टिमेट से 4.43% हाइयर है डिफेंस सेक्टर में इस बार का जो बजट एलोकेट किया गया। और जो जो बजट में एस्टिमेट था, बजट एस्टिमेट था लास्ट ईयर से, उससे 9.8% हाइयर है। और उन्होंने खुद बोला है कि 25% ऑफ द फंड जो हमने एलोकेट किया है डिफेंस सेक्टर में, वो R&D में खर्च होगा, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होगा, जिससे हम लोग स्टार्टअप्स खोले जाएंगे, इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी, और एकेडमिक्स में हम लोग खोलने वाले हैं। ये चीज बोली है। और हाँ, एक चीज एक जगह नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अराउंड 13.31% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ बजट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेंस सेक्टर।
टेक्सटाइल सेक्टर में भी अराउंड 8.1% का इंक्रीमेंट हुआ है, इस बार एलोकेट किया गया 8.1% लास्ट ईयर से। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी चीज लेके आई है गवर्नमेंट, बैटरी स्वाइपिंग पॉलिसी। निर्मला सीतारमन ने अपनी स्पीच में बताया कि इंडिया में प्रॉब्लम जो है ना, ईवी तो आ जाएगी, लेकिन जो उनके चार्जिंग कैपेसिटी को लेकर है, क्योंकि अर्बन एरिया बहुत कंजेस्टेड है, तो चार्जिंग स्टेशंस खोलना बहुत, उसमें स्पेस लगेगा, पैसा लगेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉलिसी लेके आ रहे हैं, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। अब बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का मतलब क्या होगा कि भैया आपकी अगर बैटरी खत्म हुई, आप बैटरी स्वैप कर लो। आप जो डिस्चार्ज बैटरी है वो स्वैप हो जाएगी आपके चार्जेबल बैटरी से। एक तो उससे स्पेस बचेगी, स्टेशंस इतनी जल्दी अगर नहीं खुल पा रहे तो तब तक ये पॉलिसी काम करेगी। ये चीज बताया गया, और ईवी को बूस्ट अप मिलेगा। ठीक है, ये चीज बोला है उन्होंने। मूविंग फर्दर, अच्छा, जो हमने फर्स्ट पेज में डिस्कस किया था कि मार्च 2023 तक जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन था फॉर दी एमएसएमईज, उसको एक्सटेंड कर दिया, वही चीज यहां डिस्कस की गई। ठीक है, मूविंग फर्दर, 4.5 लाख करोड़ था ना, उसको अब आपका 5 लाख करोड़ कर दिया। वो इसी में है, यही चीज है, इमरजेंसी आपका क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। मूविंग फर्दर, सो इस बार के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी एलोकेट होता है फंड। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जरूरत क्या है पैसे की? देखो, उन्हें कोई एम्बेसी खोलनी है। अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को कुछ पैसा देना है किसी आपके कंट्री में, डोनेशन करना है, चैरिटी कर रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया तो पैसा देना है। तो वही उसी चीज के लिए जो बजट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को भी पैसा मिलता है। और इस बार सबसे ज्यादा जो पैसा मिला है किसी कंट्री को, सो इट्स बीन डेडिकेटेड टू दी आपका क्या बोलते हैं, भूटान को। लास्ट ईयर भी भूटान था, इस बार भी भूटान है। अराउंड 2266 करोड़ रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटर्नल अफेयर्स को मिले हैं फॉर दी भूटान। म्यांमार के लिए भी मिला है अराउंड 600 करोड़ रुपए का। आपका अफगानिस्तान के लिए भी 200 करोड़ रुपीस के लिए बोला है कि आप 200 करोड़ रुपीस स्पेंड कर सकते हो अफगानिस्तान में। और सेकंड हाईएस्ट जो किसी कंट्री को एलोकेट हुआ है आफ्टर भूटान, दैट इज मॉरिशस, अराउंड 900 करोड़ रुपीस। एंड अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी हम लोग लोकेशंस में, बहुत डिफरेंट लोकेशंस में भी हम लोग अपनी एम्बेसीज और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप करने वाले हैं। तो उसके लिए भी अराउंड 250 करोड़ रुपीस इस बजट में एलोकेट किया गया फॉर अफ्रीका। एंड नेपाल के लिए 750 करोड़ एंड 300 करोड़ रुपीस फॉर बांग्लादेश। मूविंग फर्दर, सो हाँ, देखो हुआ क्या, जब बजट स्पीच हो गई तो ऑपोजिशन बहुत ज्यादा अपोज करने लगी, बोलने लगा कि आपने गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया, मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ नहीं किया, आपने इनकम टैक्स रिड्यूस करने के लिए कुछ नहीं किया, आपने टैक्सेशन रिड्यूस करने के लिए, बर्डन रिड्यूस करने के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने और निर्मला सीतारमन ने सिंपल सी बात बोली है कि अगर देखा जाए तो सरकार ने इनकम टैक्स नहीं बढ़ाया, वो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ रिलीफ। हर साल बजट में बल्कि बढ़ता है टैक्स, हमने इस साल नहीं बढ़ाया, वही का वही रखा, तो इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ रिलीफ। ये चीज उन्होंने बोली है। मतलब सही भी बात है कि हमने अगर टैक्स इंक्रीज नहीं कर रहे तो इट्स साइन ऑफ रिलीफ, अच्छी बात है। मूविंग फर्दर, सो उसी चीज को लेकर है कि आरबीआई जो है अपनी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाएगी, जिसके थ्रू वो लोग अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। एंड दे विल लॉन्च बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। हाँ, ई पासपोर्ट्स भी आने वाले हैं। अभी होता क्या है कि अभी आपको जैसे आधार कार्ड, तो आपको ई आधार कार्ड मिल जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हो। आपका आपके आप क्या बोल सकते हैं, आपके आपका ई पासबुक भी होती है, बैंक की पासबुक आपके यहाँ लगी तो अब, लेकिन पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट हार्ड कॉपी होती थी, लेकिन अब ई पासबुक भी रोल्ड आउट होगी इन दिस फाइनेंशियल, दैट्स व्हाट आर फाइनेंस मिनिस्टर हैज स्टेटेड। सो यस, हेल्थ केयर सेक्टर में भी अराउंड 16% का हाइक हुआ है। एंड इस बार 83,000 करोड़ रुपीस जो है हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किए जाएंगे। दैट इज ऑलमोस्ट 11,000 11,000 हायर देन दी लास्ट ईयर। हाँ, एक चीज और हुई हेल्थ सेक्टर में, वो हुआ कि मेंटल हेल्थ पे बात की गई। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है
कि हम लोग मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बैंगलोर के साथ मिलकर वी आर प्लानिंग टू सेट अप नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्योंकि पैंडेमिक के समय लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम तो हुई हुई, उससे ज्यादा जो हुआ इम्पैक्ट पड़ा वो मेंटल हेल्थ का पड़ा। तो हम लोग मेंटल हेल्थ को भी फोकस करेंगे एंड वी आर प्लानिंग टू सेट अप व्हाट आर नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो। और आईआईटी जो है उसको टेक सपोर्ट देने वाला, आईआईटी बैंगलोर। मूविंग फर्दर, सो जॉब क्रिएशन को लेकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बजट को डबल कर दिया। सो लास्ट ईयर इज 3200 करोड़ रुपीस, लेकिन उसमें अब 6400 करोड़ रुपीस दे दिया है। जिसका काम स्कीम में जिसका काम यही होगा कि जॉब क्रिएशंस को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर नेशनल डेटाबेस को कलेक्ट करना कि कितने लोग एम्प्लॉयड हुए, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये सारी चीजें। सो ड्रोन्स को लेकर भी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग ड्रोन्स में स्टार्टअप्स हो, नए नए स्टार्टअप्स हो, उसके लिए हम लोग प्रमोशंस करेंगे, उसके लिए हम लोग पुशअप करने वाले हैं। तो जो एयर इंडिया के सेल से हमको जो पैसा मिला है, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो सेटअप हुआ था 9,250 करोड़ रुपए का, वो पैसा हम लोग ड्रोन्स के स्टार्टअप्स में लगाने वाले हैं, ये गवर्नमेंट ने खुद बोला है। अब ड्रोन्स बहुत सारी चीजों में काम किया जाएगा, जैसे कि आपका क्रॉप असेसमेंट हो गया, इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर हो गया, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन को हो गया, आपके पेस्टिसाइड्स और न्यूट्रिशंस को स्प्रेड करने के लिए लेकर हो गया। उस बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। फ्रॉम द एग्रीकल्चर, तो हाँ, एग्रीकल्चर को लेकर गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि हम लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, केमिकल्स यूज ना किया जाए। इसके लिए हम लोग हम लोगों ने बोला, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है और हम लोगों ने लैंड भी हम लोग मार्क कर दी है ऑन द बैंक्स ऑफ गंगेज, एंड वहां पर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, या हम बोल सकते हैं पेस्टिसाइड्स फ्री फार्मिंग करने वाले हैं। सो ये ड्रोन्स को लेकर ही है, एग्रीटेक में भी काम कर रहे हैं, मतलब जो है मेन जो है वो यही है कि ड्रोन्स में स्टार्टअप्स लेके आएंगे और ड्रोन्स का यूज आपके पेस्टिसाइड्स हो गया, जिससे लोगों को जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जो काम अभी 3 घंटे में होता है, एक पर्सन लगा रहता है पेस्टिसाइड्स पेस्ट करने के लिए, वो अराउंड 30 to 35 मिनट्स में हो जाएगा, तो टाइम सेव भी होगा। सो यस, रिकॉर्ड एलोकेशन ऑफ अराउंड 1.37 लाख करोड़ रुपीज फॉर रेलवेज, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो यही है कि फॉर अपकमिंग 3 इयर्स गवर्नमेंट जो है अराउंड 400 वंदे भारत ट्रेन बिल्डअप करने वाली है। मूविंग फर्दर, सो इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवेज का भी बूस्टअप होने वाला है। अराउंड उन्होंने बोला है कि हम लोग इस बार अराउंड 25,000 किलोमीटर हाईवेज को एक्सपेंड करेंगे, एड ऑन करने वाले हैं हाईवेज को। सोलर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बोला है फाइनेंस मिनिस्टर ने, अराउंड 19,500 करोड़ रुपीज जो है वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जाएगा। एंड हम लोगों ने खुद डिसाइड किया है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 अराउंड 2,80,000 मेगावाट का जो सोलर सोलर मैन्युफैक्चरिंग सोलर एनर्जी है वो हम लोग सेटअप कर लेंगे। हाँ, गवर्नमेंट ने अब नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉ लाने की बात की है। अब सबसे पहली बात, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है? सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर द एरिया विच डजंट कम अंडर द एम्बिट ऑफ डोमेस्टिक लॉ और कॉमर्शियल लॉज। मतलब कुछ ऐसे एरियाज जहां पर जो ऑल इंडिया लेवल पर जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं, रेरा आपका डोमेस्टिक लॉज, कमर्शियल लॉज, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे नोएडा के पास एक एरिया स्पेसिफाई कर देगा, गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दिया, सो दैट इज नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब वो इसी वजह से किया जाता है कि वहां पर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकें, हम लोग टैक्सेशन में बूस्ट आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट अप आए, इन्वेस्टमेंट में बूस्ट अप आए। पहले क्या था कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा रोल हुआ करता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि देखो स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल होगा, और हम लोग ऐसा बनाएंगे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी से होने वाला है और स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टनर होगी फॉर द सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। हाँ, सोशल सेक्टर में इतना ज्यादा इस बार फंड नहीं आया,
बल्कि मनरेगा में इस बार 25% का जो है वो कट हुआ है फ्रॉम द रिवाइज एस्टिमेट। अगर हम रिवाइज एस्टिमेशन से लेकर चले तो अराउंड 70,000 करोड़ रुपीज भी अलोकेट किया गया मनरेगा में। इसको लेकर अपोजिशन ने बहुत प्रोटेस्ट किया है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट इसका रिटेलिएशन यही बोला है कि भाई देखो, मनरेगा की हम बात करें तो मनरेगा डिमांड ड्रिवन स्कीम, मतलब जितनी डिमांड होती है, मतलब डिमांड अगर बढ़ेगी तो पैसा बढ़ जाएगा, डिमांड अगर नहीं बढ़ेगी तो पैसा भी वो खर्च ना हो पाए, ऐसा हो सकता है। तो वही चीज बोला कि अभी डिमांड जो है थोड़ी डिग्री होती जा रही है, इसीलिए हम लोग मनरेगा में पैसा कम एलोकेट कर रहे हैं। हाँ, डिमांड बढ़ेगी तो रिवाइज कर देंगे एस्टिमेट्स को, उन्होंने ये एश्योर किया है। मूविंग फर्दर, पीएम आवास योजना को अराउंड 48,000 करोड़ रुपीस मिले हैं, एलोकेट हुए हैं। एंड इस फंड का यूज किया जाएगा इन दिस फाइनेंशियल ईयर टू बिल्ड अप 80 लाख मोर हाउसेस। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट ने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को 13,134 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। एंड सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का काम यही होगा कि वो आपका जो लोग वर्नेबल ग्रुप है, वर्नेबल सेक्शंस है, जिनको सोशल जस्टिस नहीं मिल पाता, उनको सोशल जस्टिस डिलीवर करवाना, ये चीज हुआ है। जैसे कि आपका स्कॉलरशिप हो गई हायर एजुकेशन को लेकर, फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर, ये सारी चीजों में बजट एलोकेट किया गया है। अच्छा, एडिटोरियल में कुछ नहीं पढ़ना है आज, आज पूरा का पूरा बजट से रिलेटेड है। सबने अपने अपने पॉइंट बताए। अब जो बजट आ गया वो बजट पर फोकस करो, बाकी अभी बजट और एक्सप्लेन करा जाएगा, है ना। ऐसा नहीं बजट एक बार में खत्म हो गया, आज का पेपर था बजट पढ़ लिया, नहीं। अभी बजट की बहुत सारी सारी वीडियोस आने वाली हैं, और बजट पे अपन लोग काम बात भी करेंगे बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक दिन में बजट नहीं पढ़ सकते पूरा। चलो, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो हाँ एक चीज और, इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो को 7 साल में अभी तक का हाईएस्ट एलोकेशन हुआ है। सो अराउंड 3,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए आपके आईबी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को। ये वही सेम न्यूज है कि सारे के सारे पोस्ट ऑफिस जो हैं अब वो बैंकिंग कोर के अंडर में काम करेंगे। हाँ, जब 90 मिनट की स्पीच कंप्लीट हुई निर्मला सीतारमन की, तो अपोजिशन ने पेगासस को लेकर इशू राइज किया, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि पेगासस वाला जो इशू है वो सब ज्यूडिस है, जिसके चलते हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो प्रोटेस्ट किया अपोजिशन ने इस चीज को लेकर। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू द दिल्ली हाई कोर्ट कि अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप का जो केस है उसको आप रीस्टार्ट करो, मतलब बिल्कुल फ्रेश हियरिंग करो उसकी, ये चीज उन्होंने बोली है। अब वो अपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अमेजॉन इसमें भी इन्वॉल्व है, आपका फ्यूचर ग्रुप भी इन्वॉल्व है, और अमेजॉन भी इन्वॉल्व है, और रिलायंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि अमेजॉन की डील हुई थी फ्यूचर ग्रुप से, और उस डील में एक कंडीशन थी कि आप कुछ भी ऐसा एसेट नहीं बेचोगे हमारे कॉम्पिटिटर को। फिर आफ्टर 1 ईयर फ्यूचर ग्रुप ने अपना रिटेल बिजनेस और होलसेल बिजनेस रिलायंस को बेचने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन अमेजॉन ने वो कंडीशन एप्लीकेबल कर दी। उन्होंने बोला कि रिलायंस हमारा कॉम्पिटिटर है और आप उसे नहीं बेच सकते, जिसको लेकर आपका सिंगापुर में मीडिएशन हुआ, नेगोशिएशन हुआ, सॉरी, एंड उस नेगोशिएशन में अमेजॉन को अवार्ड भी मिला। लेकिन उस नेगोशिएशन के अगेंस्ट फ्यूचर ग्रुप जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट गई, एंड उन्होंने फिर अमेजॉन के बाइंग के ऊपर उन्होंने बोला कि ये जो आपका क्लॉज था इन दी डील बिटवीन अमेजॉन एंड फ्यूचर ग्रुप, वो क्लॉज बेसिकली कंपटीशन लॉ को ब्रीच करता है। इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि आप फिर से केस हियरिंग करो, जो अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप का बीच में जो डील हुई थी उसको फिर से आप जो केस है उसकी फिर से फ्रेश हियरिंग स्टार्ट करो। सो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे विल बी दी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाने के बाद जो सेकंड लीडर होंगे इंडियन आर्मी के, वो अब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होने वाले हैं। मूविंग फर्दर, अच्छा नेक्स्ट पेज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है, सिटी न्यूज है तो नहीं पढ़ना है। हाँ, ऑन दी स्टेट न्यूज, सो अगेन, सो हाई कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगी, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगी है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया आप मैराइटल रेप को लेकर क्लैरिफिकेशन दो। आप बताओ कि मैराइटल रेप इज अ क्राइम और नॉट, इफ नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो कहां मेंशन है, और अगर लाने की जरूरत है तो आप कब ला रहे हो। ये सारी चीजें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करी है। अगेन दिल्ली हाईकोर्ट है अगेन आस्क्ड टू दी दिल्ली गवर्नमेंट कि भाई आप हमें ये बताओ कि आपने जो पॉलिसी लेके आए कि आप कार के अंदर भी मास्क वेयर करोगे,
वो क्यों कंपलसरी है? रीजन बताइए। जब मास्क के अंदर वो है, जब कार के अंदर है, कार इनक्लोज्ड है, वो कांटेक्ट में नहीं आ सकता किसी दूसरे पर्सन के, तो फिर आप मास्क पहनना जरूरी क्यों है कार के अंदर? और नहीं पहनता तो फाइन क्यों काट रहे हो? ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो अभी एक साल कंप्लीट हो गया मिलिट्री कू को लेकर इन द कंट्री ऑफ म्यांमार। उसको लेकर प्रोटेस्टर्स कल सड़क पे निकले एंड उन्होंने जो मिलिट्री कू है उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सिंपल सी बात। एंड जापान ने चाइना राइट सिचुएशन को लेकर रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया, जिसमें उन्होंने बात करी है, स्पेसिफिकली बात करी उन्होंने उग्र मुस्लिम्स को लेकर जिनजियांग रीजन में जो उनके राइट्स ब्रीच कर रहा है चाइना। सो जापान का भी एक प्रॉब्लम है कि जापान को भी दोनों के साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखने हैं, क्योंकि जापान इज ऑल्सो अ नेबरिंग नेशन ऑफ चाइना, और जापान देखा जाए यूएस का लाएगा, तो दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना जापान की मजबूरी है। इस चीज को लेकर उन्होंने जापान ने जो है रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, और उन्होंने बोला है कि चाइना जो है युग्र मुस्लिम्स एंड हांगकांग में जो लोग रह रहे हैं उनके राइट्स को ब्रीच कर रहा है। एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसराइल को अपर्दाइड स्टेट लेवल कर दिया। अपर्दाइड स्टेट का मतलब है कि वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं एक टाइप ऑफ कम्युनिटी के लोगों से। जैसे कि साउथ अफ्रीका में था, तो साउथ अफ्रीका में क्या था कि वो ब्लैक लोगों को वो लोग फेवर नहीं करते थे, उनके लिए इक्वल राइट्स नहीं थे। तो सेम गोज विद इसराइल, क्योंकि वो लोग भी जो मुस्लिम लोग हैं, स्पेसिफिकली पैलेस्टीन्स, उनको फेवर नहीं करते, उनके लिए डिफरेंट लॉज बना रखे हैं, उनके लिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सो बाकी आज और ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमारे, स्पोर्ट्स न्यूज़ में भी और बिजनेस न्यूज़ में भी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।